हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। ये एक साइकोलॉजी सीरीज की वीडियो है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सारे साइकोलॉजीज इश्यूज को जो एक नॉर्मल ट्रेडर फेस करता है। अगर हम एक नॉर्मल ट्रेडर को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे लक्षण होते हैं जो उसको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाते हैं। ये लक्षण बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, जिसमें से पहला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी हो सकता है, बट फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम ट्रेडिंग नहीं करते। हम ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, इसलिए हम फंडामेंटल एनालिसिस को यहाँ से हटा देते हैं। अगर हम इन तीनों की पॉइंट्स की बात करें, बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो हमारी सबसे ज्यादा वेटेज लेती है, which will be around 70%. Second is risk management जो कि 20% है, and technical analysis is only 10%. अगर एक आप नॉर्मल रिटेल ट्रेडर से बात करेंगे, उसका मेन फोकस हमेशा टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ने में होता है। चलिए अब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आपकी ट्रेडिंग को वीक बना रही है या आपके लॉस का मेन कारण है, क्योंकि लोग यूजुअली ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इग्नोर करते हैं। वो ये नहीं समझते कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक मेजर चंक है उनकी ट्रेडिंग का 70%। अगर आपको किसी स्किल की जरूरत है ट्रेडिंग में तो वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही। आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड कर लें, आप कितने भी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लें, मगर अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो वो आपको बड़े बड़े लॉस करवा सकती है, और वो भी बहुत ही ईजिली। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आपको ग्रीड, फियर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन सारी चीज़ों से दूर रखती है। वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आपको वो सारे फैसले लेने में मदद करती है कि कब आपको अपनी क्वांटिटी साइज स्केल करनी है, कब आपको हैवी पोजीशन बनानी है, आप कैसे उन हैवी पोजीशन को डिफेंड कर सकते हैं जब आप गलत होंगे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है आप हर बार सही हो। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपने कोई ट्रेड लिया और आप कंप्लीटली रॉन्ग साबित हो जाए, तो उस केस में वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही होती है जो आपको ये बताने में हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकें। इसके बाद अगर आप बहुत बड़ा कभी प्रॉफिट कमा लें या कभी आप बहुत बड़ा लॉस कर दें ट्रेडिंग में, तब भी आपको वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही होगी जो आपके माइंडसेट को कंट्रोल में रखेगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी खुद में कुछ नहीं है, मगर ये कुछ ना हो करके भी आपके बाकी सारी चीजों को बहुत अच्छे से इफेक्ट करने की ताकत रखती है। तो अगर आप किसी चीज पे ध्यान देना चाहते हैं तो वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही होनी चाहिए, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट रिलेटिवली आसानी से सीख सकते हैं, मगर वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जिसको सीखने में आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, आप इसको 6 मंथ्स में एट मोस्ट सीख सकते हैं इजीली। रिस्क मैनेजमेंट भी आप प्रैक्टिस से आराम से 3 से 6 महीने में अच्छे हो जाएंगे। बट अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इजीली 1 से 2 साल लग सकते हैं, और ये मैं बोल रहा हूँ इजीली, मतलब 1 साल तो बहुत ही कम टाइम बोला गया है। आप मान के चलिए आपका 2 से 3 साल ऑन एन एवरेज लगेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक दिन में नहीं बनती। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? ये आपके सेट ऑफ रूल्स हैं, और रूल्स के साथ ये आपके रिस्क मैनेजमेंट भी है और साथ में आपकी एनालिसिस भी है। और यही नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके पास्ट एक्सपीरियंस को भी शो करता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस तभी होगा जब आपने कुछ साल काम किया होगा मार्केट में। आप जब तक लाइव चार्ट को 1 से 2 साल देख नहीं लेते हैं, आप कोई भी ट्रेड कन्विक्शन के साथ हैवी क्वांटिटी में नहीं उठा सकते। तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लग सकता है, और इन 2 से 3 सालों में आप अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इनिशियल जर्नी ही सबसे डिफिकल्ट होगी आपके लिए। आप एक बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अगर अच्छे हो गए तो आपके लिए ये पाथ रिलेटिवली काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अगर हम एक और चीज़ की बात करें तो, क्योंकि आजकल के ज़माने में हमें सारी चीज़ें 15 मिनट्स, 10 मिनट्स या विद इन अ डे डिलीवर हो जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ट्रेडिंग भी आसानी से कुछ समय में सीख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये सोचते हैं कि अगर वो आए मार्केट में पैसा डाला, विद इन 1 मंथ वो लगभग 20 to 30% का आरओआई, और ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, वो बेसिकली एक्सपेक्ट करते हैं वो हर दिन 5 से 10% का इजीली रिटर्न ऑन कैपिटल ले लेंगे।
बट ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। बट अगर वो 2 से 3 साल मार्केट में देते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, तो वो ये बात ईज़िली समझेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत दूर है। वो मार्केट को एज़ अ बिज़नेस नहीं ले रहे, वो मार्केट को एज़ अ बिज़नेस नहीं ले रहे, वो मार्केट को अपने ऐश और आराम पूरे करने का एक साधन समझ रहे हैं, जहाँ पे ईज़ी मनी बनता है। हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इस सीरीज़ में इन डेप्थ स्टडी करेंगे और आपको उन सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिनको हमने यहाँ पे ऑन एन हायर लेवल देखा है। अगर हम एक फन फैक्ट की बात करें तो अगर आप कभी भी किसी रिटेल ट्रेडर से बात करेंगे तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। उनको इनिशियल फेज पे ये पता ही नहीं होता कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है। जब भी आप उनसे बात करेंगे, अब उनका पूरा फोकस होगा टेक्निकल एनालिसिस पे और बेसिकली वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट को फुल्ली इग्नोर करते हैं। बिकॉज़ ऑफ दिस होता क्या है, जब वो कमाते हैं तो सपोज़ कीजिए अगर वो 100 रुपीज़ लेके आए मार्केट में, वो 100 से 110 कमा लेंगे, बट जिस दिन वो गवाएँगे वो 100 रुपीज़ से सीधा 50 रुपीज़ और 80 रुपीज़ गवाएँगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी की इश्यू होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इश्यू होता है। तो अगर हम पहले टेक्निकल एनालिसिस से बात करते हैं, ऑल्दो इसका वेटेज ओनली 10% है, बट हम इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले से ही इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो बेसिकली आपको कोई ना कोई इंडिकेटर्स तो चाहिए जहाँ पे आप एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकें। सो फॉर इनिशिएशन पर्पस एंड फॉर बुकिंग प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड कब लेंगे और कब एग्जिट करेंगे। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये सबसे ईज़ी थिंग है। तो रिलेटिवली ये इन तीनों ट्रेड्स में सबसे ईज़ी है, जो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। एट मोस्ट आपको इसको सीखने में 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का टाइम लग सकता है। बट विद इन दिस पीरियड आप अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, जिसमें आप बेसिक से एडवांस लेवल तक का आप सीख सकते हैं। इसमें आप ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड इक्विटी तीनों चीज़ें आप आसानी से 6 मंथ्स के अंदर सीख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये आपके एक बुक की तरह है। जिस तरह से आप अपना कोर्स लर्न करते हैं, उस तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा और ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। सीखना एक ईज़ी प्रोसेस है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत इश्यूज़ आने वाले हैं। तब आपको इसकी एक्चुअल ड्रॉ डाउन और आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ-कहाँ पे आप अपने टेक्निकल एनालिसिस में फेल हो सकते हैं, किस सिनेरियो में आप फेल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पिक्चर में तब आएँगी जब आप टेक्निकल एनालिसिस को रियल चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम एक और चीज़ देखें तो आप टेक्निकल एनालिसिस का सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं आपके पास। आप टेक्निकल एनालिसिस को यूट्यूब से हो गया या फिर आप इसको बुक से, ब्लॉग से, आप बहुत सारी जगह से टेक्निकल एनालिसिस ईज़िली सीख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब को खोल के देखें तो आपको 100% वाली कई सारी स्ट्रैटेजीज़ मिल जाएँगी, जो होती नहीं है, बट लोग अपनी वीडियोज़ को प्रमोट करने के लिए ऐसा भी कुछ लिख देते हैं और आजकल इंटरनेट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप थोड़ा हाथ-पाँव मारेंगे तो आप ईज़िली टेक्निकल एनालिसिस विदिन 3 टू 6 मंथ सीख सकते हैं। इसमें अगर हम एक और पॉइंट ऐड करें तो ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस को एज़ अ होली ग्रेल कोई स्ट्रैटेजी खोजना चाहते हैं। तो सो बेसिकली उनके मन में ऐसा चल रहा होता है कि उनको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो 100% मार्केट में काम करे और वो इस सोच के पीछे भागते रहते हैं और लोगों को बहुत सालों बाद ये रियलाइज़ होता है आफ्टर 2-3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको ये रियलाइज़ होता है कि 100% मार्केट में कुछ काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, मार्केट इज़ डायनामिक। तो हम एक जैसे स्टैटिक स्ट्रैटेजी उस पे लगा करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना मुश्किल है। तो मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ट्वीक करते रहना पड़ता है, ताकि हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकें। और एक और बात, लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजी खरीदते हैं। सो वो बेसिकली क्या करते हैं, लोग मार्केट में जाते हैं, किसी से पैसे दे करके अपनी कोई स्ट्रैटेजी बाय करते हैं और उनको जो बेचने वाला होता है वो शो करता है कि हमारी स्ट्रैटेजी सपोज़ कीजिए 80% सक्सेसफुल है, हमारी स्ट्रैटेजी 90% सक्सेसफुल है। हाँ, ये सही हो सकता है, ये उनके लिए हो, बट मे बी आपके लिए ना हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट किया होगा 1 ईयर से अराउंड 6 मंथ तक। सो बेसिकली उनको पता है किस केस में कौन-सा चार्ट पैटर्न बनता है, तब ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करती है, किस मार्केट कंडीशन में अच्छे से काम करती है। क्या पता उनकी स्ट्रैटेजी अप मार्केट में अच्छे से काम करती हो और आप उसको एक साइडवेज मार्केट में लगा रहे हो।
क्या पता उनकी स्ट्रेटेजी एक डाउन में काम करती हो अच्छे से और आप क्या पता उसको अप ट्रेंड मार्केट में लगा रहे हो। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है किसी के लिए स्ट्रेटेजी काम करे और वही स्ट्रेटेजी सेम आपके लिए काम ना करे। जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी पे खुद से काम नहीं करेंगे, वो किसी और की स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं कर सकती। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइए, किसी पे रिलाई मत करिए, आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। हाँ, ये बोलना आसान है बट आपको इसको करने में टाइम लगेगा। मैं ईज़िली समझ सकता हूँ, आपको 6 महीने का टाइम कोई भी एक सेटअप को अच्छे से बैक टेस्ट करने में लगेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि 6 महीने ही क्यों? क्योंकि 6 महीने में बेसिकली आपको मार्केट का अप ट्रेंड मिल जाएगा, साथ में आपको साइडवेज मार्केट भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको डाउन मार्केट मिल सकता है। तो इस वजह से आपको 6 मंथ्स कम से कम चाहिए होंगे एक स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करने के लिए। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हाँ, अगर आप एक अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद ये ही स्ट्रेटेजी आपको मनी बना के देगी। किसी और की स्ट्रेटेजी आपके लिए मे बी उतनी सक्सेसफुल ना हो, जितनी सक्सेसफुल आपकी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी आपके लिए होगी। तो चलिए, हमने टेक्निकल एनालिसिस को एक अपर साइड पे डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पे जाते हैं। हम इन सारे टॉपिक्स को अगेन इन डिटेल आने वाले वीडियोस में चेक करेंगे, जहाँ पे हम एक-एक पॉइंट्स का ड्रॉबैक और उनके बेनिफिट भी चेक कर लेंगे। चलिए, हमारा जो सेकंड पॉइंट था, जिसको बेसिकली ट्रेडर सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम किसी रिटेल ट्रेडर की बात करें तो वो इनिशियली रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान भी नहीं देता। उसका मेन मोटिव होता है मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना। उसको शायद ये भी नहीं पता होता कि हम मार्केट में एक लॉस भी ले सकते हैं। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है और वो सबसे पहले ट्रेड लेता है, तो उसके मन में सिर्फ हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट का सिनेरियो होता है। वो कभी भी लॉस के सिनेरियो को देखता ही नहीं है। तो होता क्या है, सपोज कीजिए अगर उसके अकाउंट में 1 लाख है और उसने एक ऑप्शन का ट्रेड लिया है, और सपोज करते हैं उस बंदे ने सोच रखा है कि आज मैं 5,000 कमा लूंगा। बट इन केस अगर उसका ट्रेड निगेटिव हो जाए और वो -10,000 के लॉस में भी आ जाए, तो वो इस लॉस को बुक नहीं करना चाहेगा। एक रिटेल ट्रेडर कभी भी लॉस बुक करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण है उसकी साइकोलॉजी उसको अलाउ नहीं करती। बट जब एक लॉस -10,000 से सपोज करते हैं -15,000 हो जाएगा, तो एक ट्रेडर के मन में ये आएगा कि अगर ये लॉस वापस अगर -10,000 हो जाता है तो मैं इसको बुक कर लूंगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने रिस्क प्रोफाइल को भूल जाता है। एंड इनिशियली इसी वजह से लोग अपना अकाउंट को ब्लो अप कर लेते हैं। सो बेसिकली अकाउंट ब्लो अप होने का मेन कारण ही है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना। क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, इस वजह से वो अपना अकाउंट के सारे कैपिटल यूजुअली खो बैठते हैं। अकाउंट कैपिटल खोने का एक और कारण है, लोग ज़्यादा रिटर्न की चाहत में ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम पैसे लगते हैं और उनको दिखता है कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लोग यूजुअली ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो ज़्यादा लॉस भी उठाते हैं। और वो बहुत समय बाद ये रियलाइज करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है ट्रेडिंग का। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट को और थोड़ा अच्छे से देखें, तो बेसिकली जब भी आप ट्रेड लेते हैं, हमारे पास बेसिकली 4 सिनेरियोज होते हैं। अब या फिर हम बिग प्रॉफिट में होंगे, या फिर हम स्मॉल प्रॉफिट में होते हैं, या फिर हम स्मॉल लॉस में होते हैं, या फिर हम बिग लॉस में होते हैं। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को ढंग से फॉलो करते हैं, तो आपको बस एक चीज़ से बचना है, वो है बिग लॉस। क्योंकि आपका स्मॉल प्रॉफिट आपके स्मॉल लॉस को कवर करते रहेगा। बट जिस दिन आप बिग प्रॉफिट बनाएंगे, वो आपके कैपिटल को इंक्रीज कर देता रहेगा। सो जब भी अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, तो आपका बस एक काम होना चाहिए, आपको बिग लॉस नहीं लेना। तो बेसिकली आप अपना खुद का कोई रूल बना सकते हैं, जैसे कि आप अपने कैपिटल पे ओनली 2% का रिस्क लेंगे पर डे, 1% का रिस्क लेंगे या 5% का। ये बेस्ड ऑन योर कैपिटल आप डिसाइड कर सकते हैं। और सेगमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है, आप उसके बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। बट ऐसा ना हो कि जब आप कमा रहे हो तो आप कमा रहे हो 2%, और जब आप गवा रहे हो तो आप गवा रहे हो 5% या 10%। सो बेसिकली अगर आप 4 दिन भी सही हैं और 2 दिन भी गलत हो जाए, तो आपका रिटर्न 0 है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में जो दूसरी बड़ी चीज़ आती है, वो है हमारी क्वांटिटी साइजिंग। बेसिकली जब भी कोई विनिंग पोजीशन में होता है, वो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करेगा। बट जब भी वो एक लूजिंग पोजीशन में होता है, तो अपनी क्वांटिटी साइज इंक्रीज कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो प्राइस को एवरेज कर रहा है। स्टॉक के केस में ये आपको तब भी थोड़ा कम नुकसान देगी, बट अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं,
तो उस केस में आप कैपिटल वाइप आउट होने का पूरा चांस है, क्योंकि ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक और इशू है जो रिटेल ट्रेडर यूजुअली इग्नोर करता है इनिशियल फेज में, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो बेसिकली रिटेल ट्रेडर ऐसी ऐसी जगह पे घुस कर ट्रेड ले लेते हैं जहाँ पे उनका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता। सपोज कीजिए अगर वो 1 रुपया कमाने के लिए बैठे हैं, तो 1 रुपया कमाने के लिए वो अपने 2 या 3 रुपए भी दाव पे लगा रहे हैं, तो बेसिकली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। सपोज कीजिए आप कोई स्टॉक्स 100 पे बाई कर रहे हैं और 101 ही उसका एक अगला रेजिस्टेंस है, और वेयर उसका अगर सपोर्ट देखा जाए तो वो 96 पे है। तो उस केस में अगर आप 100 पे स्टॉक को बाई करते हैं, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिवॉर्ड बस 1 रुपए का है, बट इस केस में आपका रिस्क 4 रुपए का है, क्योंकि आप अपने सपोर्ट के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो इस केस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेकार है, 0.25। सो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेकार है। मतलब आप 25 पैसे कमाने के लिए आप 1 रुपए दाव पे लगा रहे हैं, तो इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सुधारना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।